इंडिया एंड इट्स नेबर्स। हमने एक नेबर की तो बात कर ली है कि उसके रिश्ते कैसे हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है, ये चीज़ हमने बात कर ली है। अब हम लोग ये बात करते हैं आगे कि दूसरे नेबर्स के साथ इंडिया के रिश्ते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ रिश्ते कुछ इस प्रकार से हैं दोस्तों कि बांग्लादेश के साथ रिश्तों को निभाते निभाते भारत को 2015 में मोदी जी की सरकार की अध्यक्षता के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा था। क्या मुझे कोई उस अमेंडमेंट का नाम बता सकता है? हाँ, तो क्या था वो अमेंडमेंट? वेरी गुड, नाम तो यही है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। हाँ, तो अमेंडमेंट बता दो शैली जी। सारी बातें आपकी ठीक है, अमेंडमेंट नंबर चाहिए मुझे। वेरी गुड शैली, आप नहीं बोला ये 100। पता है क्या हुआ था? एक चीज़ बता देता हूँ पहले आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको एक हिंट, मतलब एक बेस बन जाएगा आपका। एक वर्ड होता है, उसमें एक टर्म लिखा हुआ था शैली, अगर आप जानते हो तो एनक्लेव्स है ना। अमेंडमेंट के अंदर एक टर्म लिखा हुआ है ये कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ है। देखो हुआ क्या, एनक्लेव्स का एक्सचेंज मतलब यार ऐसा मान लो, सिंपल भाषा में मैं फटाफट इसको बाइंड अप करता हूँ। कुछ जो गांव है ना, या कुछ जो जगह है, रीजन्स है, छोटे छोटे गांव या बसेरा मान लो, ये है, इस तरफ है बांग्लादेश, इस तरफ है इंडिया। कई लोगों की पुश्तैनी ज़मीन वो इस तरफ रह गई थी और बांग्लादेशियों की कुछ इस तरफ थी। अब बाउंड्री से बार बार आना ना दिक्कत करता था दोनों कंट्रीज़ के सिटीज़न को। तो हमने क्या करा, हमने ये बोला आज से ये जो है ये तुम्हारा पार्ट है, भले ये अभी तक इंडिया के पार्ट में आता था, और ये जो कुछ कुछ है ये आज से इंडिया का पार्ट है, भले ये वाली टेरिटरी अगर बांग्लादेश के हिस्से में आती थी। बस ये हुआ था कुल मिलाकर, इसलिए इसको लैंड बाउंड्री एक्सचेंज एग्रीमेंट कहते हैं। डिटेल में किसी और कंटेक्स्ट में पढ़ाऊंगा, ये मैंने एक बेस बनाने के लिए हिंट दे दी छोटी सी। इसका टीजर दिखा दिया, ट्रेलर और फिल्म थोड़े दिन बाद देखेंगे, इसका कहाँ देखेंगे बता दूंगा मैं, ठीक है। हमारे स्टैटिक पोर्शन का ही पार्ट है, डोंट वरी। लेकिन आगे बढ़ते हैं। जो गवर्नमेंट है इंडिया और बांग्लादेश की, उनके ना शुरू से ही डिफरेंसेस कुछ रहे हैं। मतलब आपने देखा कि इंडिया ने कितनी अच्छे से, यहाँ पर एक बात याद रखना, एक बात, इंडिया और बांग्लादेश के बैकग्राउंड को डिस्कस करना, तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो ईस्ट पाकिस्तान था, कोई बैकग्राउंड नहीं है। इनके बीच में रिश्ते बनना ये तभी से स्टार्ट होते हैं जब बांग्लादेश अपनी मां की कोख में था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तब बनते हैं, इंडिया ऑलरेडी पैदा हो चुका था, बांग्लादेश बाद में आया ना 1971 में। इसका मतलब बांग्लादेश से मुलाकात होती है भारत की। बांग्लादेश उस टाइम तक अपनी मां की कोख में था, जबकि भारत निकल चुका था अपनी मां की कोख से 1947 में। इस चीज़ को याद रखना। ये मैंने एक बात बताई है, क्यों बताई है, यहाँ पर देखो वापस। शुरू में भारत ने बहुत मदद करी इसके पैदा होते साथ ही ये बेचारा ऐसा पैदा हुआ था, लाचार बेचारा सा, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कहते हैं, मेरा घर परिवार कहाँ है, काइंड ऑफ, मतलब माइग्रेशन का इशू। और इसकी जान के दुश्मन पड़े हुए थे इसकी माँ बाप के, बांग्लादेश के, काइंड ऑफ, मतलब वेस्ट पाकिस्तानी रूलर से कनेक्ट करके कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। भारत ने बोला कोई बात नहीं, तुम हमारे घर में पनाह लो, हमारे घर में रहो, कोई बात नहीं, हमें तुमसे कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ चाहिए या कोई फ़ायदे की बात है, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, बिकॉज इंसान की रक्षा के लिए और मानव अधिकारों के लिए हम आवाज़ उठाते रहे हैं और आपके लिए भी उठाएंगे। यानी कि ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन जब कर रहे थे वेस्ट पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, तो इंडिया ने, कल आपने देखा था जब मैंने पढ़ाया था वो टॉपिक, भर के मदद करी थी इनकी, है ना। 90 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ आए थे, उन सबको शरण दी थी इंडिया ने। लेकिन फिर भी ना इनके बीच में कुछ एक ऐसी रिश्तों की गहराइयाँ हैं जहाँ पर कुछ खटास है। जैसे सबसे पहले तो किस प्रकार से दोनों कंट्रीज अपना पानी शेयर करती है। मैंने कल एक टर्म बताई थी कि आपको हर कंट्री के लिए ये वर्ड यूज होता है, वाटर एंड बॉर्डर डिस्प्यूट, बताया था ना मैंने। तो बॉर्डर देखो, बॉर्डर डिस्प्यूट है कि नहीं है, अभी मैंने बताया 100th अमेंडमेंट एक्ट। और वाटर डिस्प्यूट यहाँ पर जानो, गंगा और ब्रह्मपुत्र का नदी का पानी किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में शेयर होगा, इसको लेकर विवाद रहता है। उसके बाद भारत की जो सरकार है ना, वो इस बात से नाखुश रहती है
जैसे मैंने किसी की मदद कर दी, भैया ठीक है यार, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम चिल्लाते चिल्लाते सबको बताओ दीपांग ने मेरे लिए ये करा, दीपांग ने मेरे लिए वो करा, दीपांग बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम जब तुमसे कोई पूछ रहा है तो ये तो मत बोलो कि दीपांक ने नहीं करा था ये वाली चीज़, ये मैंने खुद से करी है। कम से कम भाई मतलब ये तो बता दो कि यार अगर तुमसे कोई पूछ रहा है तो अपने आप गाते मत फिरो मेरा नाम। लेकिन अगर जनरली मैंने तुम्हारी किसी पॉइंट में मदद करी थी तो एक बारी अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि आपने फाउंडेशन कोर्स कहाँ से करा है, तो कम से कम नाम लेने में क्या बुराई है मेरी। लेकिन तुम कहते हो कि नहीं यार ऐसा तो कोई पर्सन ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं है। बांग्लादेश का भी रवैया कुछ ऐसा ही है। बांग्लादेश जो है वो डिनाई करता है इस बात को कि इन भारत के अंदर ना, देखो कितनी बड़ी बात बोल देता है भाई साहब, मतलब इससे ज़्यादा अब क्या कहो, इसको दोगलापन क्या ही होगा। 1971 में हमने कहाँ माइग्रेशन करी इंडिया के अंदर, कोई इलीगल माइग्रेशन हुई नहीं है, यहाँ से कोई नहीं है वहाँ पर। कहाँ इंडिया ने अपने दरवाजे खोले थे, क्या कह रहे हो, हम तो जानते ही नहीं इस बात को। कशिश ये तो वही वाली बात हो गई, एक्स गर्लफ्रेंड टकरा गई रोड पे, वो कह रही कौन दीपांक, और मैं जूता उतार के उसको मारने लगा, अब याद आया। उसके बाद बांग्लादेश जो है वो डिनाई करता है कि इलीगल इमिग्रेशन कोई भी नहीं हुई है इंडिया में हमारी, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉमा लगा हुआ है ना यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉमा लगा हुआ है। अब ना कभी कभार बांग्लादेश के ऊपर ये आरोप हैं जो कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी बताती हैं कि बांग्लादेश कभी कभार, अब है तो देखो यार इस्लामिक कंट्री ही काइंड ऑफ, ज़्यादातर लोग इस्लाम से बिलोंग करते हैं, तो एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है बांग्लादेश। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं मुसलमान विरोधी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो ग्रुप होते हैं, यानी कि जो इस्लाम की आइडियोलॉजी को कोर मानकर कट्टरवादी जो बन जाते हैं और जिनके सेंटिमेंट भारत के खिलाफ हैं कि इस्लाम के नाम पर भारत में कोई भी आतंकवाद को मतलब बढ़ावा देना या कुछ भी हरकतें ऐसी करना जिससे इंडिया के इंटरेस्ट प्रभावित हो, ऐसा करने से बांग्लादेश के कुछ जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है वो चूकते नहीं है। सपोर्ट कौन दे रहा है, बांग्लादेश की सरकार। उसके बाद अच्छा ये वाली चीज़ ना ठीक भी है, पता है क्यों ठीक, इन द सेंस ये कह रहा हूँ कि मतलब ये वाली कि इंटेलिजेंस जो है ना, मतलब ये ठीक बताती है ये वाली चीज़ के बांग्लादेश की सरकार ऐसे सपोर्ट करती है, ठीक बताती है इंटेलिजेंस की एजेंसी, ये ठीक बात है, झूठ नहीं है। पता है कैसे, अभी जब शेख हसीना की सरकार लौट आई ना और जब चुनाव हो रहे थे तो जो इनकी अपोनेंट थी ना, भारत सरकार नहीं चाहती थी, मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि वो बने। जब वो रहती है ना तो इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं चलते हैं। कल को ये आपको जीएस पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन आ सकता है और पीएसआईआर के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है और अलग से भी समक्ष ये क्वेश्चन आ सकता है आपको आपके वाले एग्जाम्स के अंदर कि लीडर्स जो होते हैं ना, लीडर्स कैसे अलग अलग कंट्री के लीडर्स की आइडियोलॉजी कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रभावित करती है। इस क्वेश्चन को सबकॉन्शियस माइंड में बस होल्ड करके रखना, कुछ महीनों बाद हम इसको डिटेल में इसको खोद कर पढ़ेंगे कि लीडर्स की आइडियोलॉजी कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को डिटरमाइन करती है। ध्यान से सुनना, मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, लीडर्स की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यानी कि देख रहे हो, यहाँ से एक एग्जाम्पल देकर आप हमेशा ये वाली चीज़ को बना सकते हो। बांग्लादेश में हम लोग चाहते थे शेख हसीना जी की सरकार बने और वो बन गई। दूसरी अगर बनती ना, तुम्हें पता है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन 5 साल के लिए बिगड़ जाते हैं। देखो इससे तुम खींच कर ऐसे मैं तुम्हें 7-8 एग्जाम्पल बता दूंगा, ये चीज़ लेकिन होती है, ऑब्वियस सी बात है। अब एक बात बताना, मुझे एक बात बताना खुद सोच समझ के, भारत में अगर कभी फ्यूचर में ऐसा हो कि मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए या फिर सिख प्रधानमंत्री कोई बन जाए, अगर सिख प्रधानमंत्री कोई है तो तुम्हें क्या लगता है भारत के कनाडा जैसे देशों से रिश्ते कैसे रहेंगे, खटास भरे रहेंगे या फिर क्या कहते हैं उनमें मिठास रहेगी रिश्तों में? अच्छे रिश्ते रहेंगे बेकार रहेंगे बताओ? अच्छे रहेंगे ना। अगर भारत में कोई प्रधानमंत्री मुसलमान है तो जो ग्रुप है, क्या नाम है उसका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, इनसे हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इज़राइल, कतार, इवन पाकिस्तान वगैरह के साथ तुम्हें क्या लगता है अच्छे रहेंगे ना? ये चीज़ है, इसलिए आप ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश जो है वो कभी कभार ना मना कर देता है कि हम जो है तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे भारत को कि तुम्हारी ट्रूप्स जो हैं
वो हमारी टेरिटरी से मूव कर सकें टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंट्री के लिए भारत को उसका मतलब कभी कभार घूम के जाना पड़ता है। तो वो जब बोलता है बांग्लादेश से कि हमें जाने दो, मतलब वहाँ तक वो करके, तो कभी कभार वो मना कर देता है। अब आप कहोगे यार मतलब ये इंडिया इससे पूछता ही ऐसा क्यों है, तो मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ। रुको, ये देखो, ये है मैप, ऑरेंज हिस्सा हमारा इंडिया का पार्ट, और ये टर्कोइस कलर में जो हिस्सा है ये भी इंडिया का पार्ट। जो ये वो हैं वाइट कलर से वो अलग अलग कंट्रीज हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिलहाल हम लोग इंडिया बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फोकस करो। देखो वेस्ट बंगाल में अब यहाँ पर बॉर्डर है, देखिए अगर किसी भी कंट्री का बॉर्डर है तो उसको फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते हैं, और फॉर ग्रांटेड इसलिए भी नहीं ले सकते हैं भैया, बंगाली लोग, जो लोकल बंगाली पॉपुलेशन है और जो लोकल असामीज़ पॉपुलेशन है, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब उनको दिक्कत रहती है भारत सरकार के, भैया तुम्हारा बॉर्डर ही डिसाइड नहीं हो पाता, इलीगल माइग्रेशन हो रही है, लोग यहाँ चले आते हैं, फेक वोटर ID कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, जॉब्स पा लेते हैं। तो कुल मिलाकर अगर उनको दिक्कत ना भी हो, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल बॉर्डर को तो फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, वहाँ पर पक्का कोई ना कोई सेना तैनात होगी। अब जैसे ध्यान से देखना इधर, मान लो इस स्पॉट पर जहाँ पर मेरा माउस रखा है, ये इस स्पॉट पर इंडियन आर्मी के ट्रूप्स तैनात हैं, इंडियन आर्मी के ट्रूप्स तैनात हैं। एकदम से त्रिपुरा में या मणिपुर में या असम के हिस्से में या मिजोरम में एक कॉल आती है उनको कि यहाँ पर जो ट्रूप्स तैनात हैं मेनलैंड इंडिया से होते हुए इस तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले आओ, और जल्दी तुम्हारी ज़रूरत है। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना सब लोग, बताओ इस वाले हिस्से से कोलकाता से अगरतला ऐसे जाना ज़्यादा आसान है, या फिर अब माउस देखना, ऐसे घूम कर जाना ज़्यादा जल्दी आसान हो जब इमरजेंसी कोई सिचुएशन हो गई, मान लो यहाँ पर इंसरेक्शन मूवमेंट हो गई, नेक्सलाइट्स हो गया, कोई माओइस्ट लोग हैं, या कुछ भी मतलब इनका म्यांमार से लड़ाई हो गई, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, तो ट्रूप्स का यहाँ से जाना यहाँ पर ज़्यादा आसान है ऐसे सीधे, या फिर घूम के जाना ज़्यादा आसान है? बताओ। नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर पहुँचना है तो हमें बांग्लादेश को कट करके ऐसे जाना आसान है, या फिर घूम कर इंडिया की तरफ से जाया जाए? बताओ। सीधा जाना आसान है ना, बिल्कुल कट करके इसको। बांग्लादेश कभी कभार मतलब अलाउ करता है, और कभी कभार इसके ना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दीपांग आज मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, आज मेरा मन नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बस मुझे बात नहीं करनी। मैंने कहा मुझसे कुछ गलती हुई है? मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है, रख दो फ़ोन। मर जा साली, मेरे मुंह से तो ये लिख लेगा ना। और क्या रिश्तों के अंदर खटास है। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश कभी कभार ऐसे डिसीजन ले लेता है कि हम भारत को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके पास नेचुरल गैस के होंगे खदान, अच्छे खासे भंडार होंगे, सोर्स होंगे, लेकिन वो कहता है कि हम भारत को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जाओ तुम कहीं और से लेकर आओ। या फिर हम म्यांमार को ऐसा नहीं करने देंगे बांग्लादेशी टेरिटरी से, यानी कि अगर यहाँ पर देखना, म्यांमार यहाँ पर कोई गैस पाइपलाइन बिछाना चाहता है, मुझे एक बात बताना, ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर हमें गैस पाइपलाइन कोई चाहिए है जो कि आराम से बंगाल तक, झारखंड, बिहार तक आ जाए। अब ये देखो, ये है म्यांमार, ये है म्यांमार, ये ऐसे आराम से अगर इंडिया तक आ सकती है, ये ज़्यादा आसान है, या फिर यहाँ पर देखो पूरा घूम के नॉर्थ ईस्ट ऐसे होते 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 सिक्किम से होते होते फिर मेनलैंड तक इंडिया तक आए, कितने ज़्यादा किलोमीटर्स हमें घूमने पड़ जाएंगे इस गैस पाइपलाइन को बिछाने के लिए। कभी कभार म्यांमार को भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेने देता कि तुम हमारी टेरिटरी के थ्रू ये इधर से गैस पाइपलाइन ये निकाल लो। और समक्ष कशिश, यहीं पर मैं बार बार बताता रहता हूँ, यही है वो म्यांमार बर्मा जहाँ पर ऑंग सेंग सू की आई थी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई सबको। बांग्लादेश ना जैसे क्या है कि कुछ कुछ लोग ना ऐसे करते हैं कि वो स्टोरी मेकिंग में खुद ही दुखी होते रहते हैं। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे रिलेशनशिप में इतना अटेंशन नहीं मिलता, वो ऑनलाइन बैठी हुई है, मेरे मैसेज रिप्लाई करने में इसकी मौत हो रही है। अपने आप स्टोरी मेकिंग करते करते दुखी होते रहते हैं। बांग्लादेश भी ऐसा ही है। जितने मूड स्विंग्स वाले तुम लोगों की लाइफ में लोग हैं ना, उसको बांग्लादेश ही समझ लो, बांग्लादेश की सरकार समझ लो। कैसे? यहाँ पर देखना, यहाँ तक तो बात आपको पता लग गया रिश्तों में खटास थी, चलो ठीक है भाई, इंडिया की भी गलती रही होगी, मान लिया। अब स्टोरी मेकिंग देखो इसकी कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऐसा मानती आई है शुरू से कि भारत की जो सरकार है ना, वो ना रीजनल बुली की तरह बिहेव करती है, यानी कि साउथ एशिया में ये बुली की तरह बिहेव करती है, हमसे बात मनवा लेती है।
इट इज़ जस्ट लाइक कि कोई स्टोरी मेकिंग कर रहा है, यार इस रिलेशनशिप में तो यार मतलब ये मुझे बहुत डोमिनेट करती है यार, हमेशा अपनी बातें मनवा लेती है, मैं कुछ हल्का सा बोल दूँ तो चिढ़ जाती है। तो बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि इसे बुली करा जाता है। किन मामलों में? कि रिवर वाटर को जब भी शेयर करना पड़ेगा ना, इंडिया का से बहुत ज़्यादा है, वो कल को ट्रेड वगैरह ब्लॉक कर देगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो हमें उसकी बात माननी पड़ती है, उसके फेवर में चले जाते हैं ऐसे डिसीजंस। उसके बाद कोई ब्लेम लगा रहा है, अगेन मूड स्विंग्स वाली बात कर रहा हूँ उससे कनेक्ट करके, स्टोरी करके कि स्टोरी बनाकर कि कोई ये बोल रहा है कि यार जब से इसके साथ रिलेशनशिप में आई हूँ इसने तो मेरे सारे दोस्त गायब करवा दिए, मुझसे तो अब कोई बात नहीं करता, और ये भी ऐसा बिहेव कर रहा है बुली की तरह, हमेशा इसकी गुलाम बनकर रह गई हूँ मैं तो। अगर किसी को ऐसा लगता है तो बांग्लादेश की सरकारों को लगता है कि इनके ना कुछ पहाड़ी इलाके हैं, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, उन हिस्सों में जो थोड़े बहुत दंगे चलते रहते हैं ना, रेबिलियन चलते रहते हैं, वो इंडिया इनकरेज करवाता है। कि जैसे आप बोलो कि मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी इसी ने छीना था जब से रिलेशनशिप में इसके साथ आई हूँ, तो कशिश यू कैन रिलेट बेटर। तो यहाँ पर ये रेबिलियन को प्रमोट करता है और ये ट्राई करता है इंडिया के टू एक्सट्रैक्ट इट्स नेचुरल गैस, ठीक है, कि ज़बरदस्ती नेचुरल गैस उससे एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करता है। ये वही वाली बात है, शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी ना, वो अपनी बीवी के पर्स से ज़बरदस्ती पैसे निकाल लेता है, वो बेरोजगार होता है, क्रिकेट वाली शायद से कोई मूवी थी, है ना, कि ज़बरदस्ती पैसे छीनने की कोशिश करता है। और अनफेयर है ट्रेड में, ठीक है। अब अनफेयर ट्रेड में कैसे कि इसको जितना प्यार मैं करती हूँ ये उसका मुझे 1% भी प्यार नहीं करता, ये वन साइडेड ही चल रहा है काइंड ऑफ। ये स्टोरी बनती रहती है। ऐसी बांग्लादेश है। दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो अभी तक अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को बहुत लंबे समय से सॉल्व नहीं कर पाया है। अब यहाँ पर पता है क्या होता है, मैं तुम्हें एक बाउंड्री की बात बताता हूँ जो कि तुम्हें बहुत सारी बुक्स पर्सपेक्टिव नहीं देंगी। जैसे मैं रियल मैप से ही समझाता हूँ, छोटी सी बात है, देखना यार। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि ब्रह्मपुत्र, जहाँ पर मेरा माउस है ना, ब्रह्मपुत्र चाइना से निकलती है, ऐसे घूम कर इंडिया के अंदर एंटर करती है और उसके बाद ये ड्रेनेज बेसिन बनाती है गिर गिर के। गंगा नदी भी कुछ ऐसे आती है और वो सुंदरबन डेल्टा वगैरह यहाँ पर ड्रेनेज बेसिन बनाती है। यहाँ पर इतनी नदियाँ हैं, तो मुझे एक बात बताओ, स्पेशली इसका ये आपको खुद ही दिख रहा है पानी वाला हिस्सा इतना, और इस साइड भी कुछ कुछ नदियाँ हैं, और नॉर्थ ईस्ट में वैसी बहुत बारिश होती है। कुल मिलाकर अगर मैं ऐसा कह दूँ कि ये वाला पूरा हिस्सा बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो है और नॉर्थ ईस्ट से होते हुए, आप मतलब ऐसा मान लो कि बांग्लादेश के चारों तरफ का जो बॉर्डर है वहाँ अक्सर कोई ना कोई नदी का सोर्स या बारिश होती ही रहती है पूरे साल 365 दिन। तो ये कहना मेरा क्या गलत है? बताओ ज़रा, बताओ गलत है क्या मेरा? ज़्यादातर बांग्लादेश के बॉर्डर में चारों तरफ कहीं ना कहीं गीली ज़मीन है, बारिश होती रहती है और नदियों के बहुत सारे सोर्सेज है, इसलिए गीली मिट्टी है वहाँ पर। बताओ ये चीज़ कहना गलत है कि नहीं है? बताओ सही है कि गलत है? बताओ सही है ना ये वाली बात। अब होता क्या इसकी वजह से, जहां पर गीली मिट्टी है, तो मुझे एक बात बताओ, बॉर्डर कभी भी अच्छे से टिक सकते हैं क्या? कितने भी गहरे, कितने भी अच्छे तुम बना लो, तो यहाँ का बॉर्डर और बांग्लादेश का बॉर्डर ना हमेशा पोरस रहता है, पोरस, यानी कि कभी भी टूट के गिरना, वो गिरना अच्छे से वो नहीं हो पाना, और लोग फिर तिगड़म निकाल लेते हैं। भैया बजरंगी भाईजान में जब उसने रेत के नीचे से सुरंग बना के पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गया, ये तो फिर भी गीली मिट्टी की ज़मीन है, तो लोग इसलिए इमिग्रेट कर जाते हैं। अगर आपको कल को क्वेश्चन आए ना कि इमिग्रेशन इतना होता क्यों है जब सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहती हैं, तो आप ये बोलना कि सबसे पहले तो हम बांग्लादेश पे ट्रस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा पाकिस्तान की तरह डिस्ट्रस्ट नहीं करते, तो फोर्सेस इतनी भी ज़्यादा तैनात नहीं है। फिर आप दूसरा रीज़न ये बोलना, फोर्सेस तैनात हैं सर जी, लेकिन उसके बावजूद भी ना यहाँ पर नदियों का बहुत सारा संगम और सोर्सेस और सुंदरबन डेल्टा एक्सेट्रा होने के कारण ना यहाँ की मिट्टी जो है वो दलदली मिट्टी है ज़्यादातर चारों तरफ ऑलमोस्ट। तो बारिशों में बहुत ज़्यादा सोल्जर चलो ठीक है खड़े भी हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा हर एक हिस्से पे खड़े नहीं रहते, और लोग जो हैं वो स्पॉट्स जानते हैं बांग्लादेश से कि इंडिया में किस टाइप पर बॉर्डर जो है वो पोरस है। बरसात के मौसम में ज़्यादातर बारिश कब होगी, बॉर्डर जो है आराम से उनको तोड़कर गिराया इधर उधर करना वो करा जा सकता है। अब कंट्री ये ऐसी हैं, एक रीज़न बस मुझे थोड़ा सा सर्च करके तुम्हें बताना पड़ेगा, मैं उसको कंफर्म करके बताऊंगा। यहाँ पर शायद से इंडिया और इसके बॉर्डर में ना इलेक्ट्रिसिटी की तारें नहीं दौड़ती जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे दौड़ती हैं। हम ये वाला हरकत नहीं करते हैं जनरली इनके साथ, ठीक है। ये 3 रीजन है जिसकी वजह से बांग्लादेश से लोग इतना ज़्यादा माइग्रेट कर जाते हैं इंडिया के अंदर। ये है रेफ्यूजी प्रॉब्लम मेन। लेकिन यार बांग्लादेश जब पैदा हुआ था इंडिया की गोदी में ही खेला यार, इतने भी ज़्यादा डिफरेंसेस ऐसे क्या हो गए कि इतनी बुराइयां लिख दी एनसीईआरटी ने। अब चलो कुछ अच्छी बातें करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी कोऑपरेट करते हैं बड़े सारे इश्यूज़ पर। जैसे
दोनों कंट्रीज़ के पिछले 20 साल में इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं, इंप्रूव होते रहे हैं, गिरे नहीं हैं कभी भी, हमेशा बढ़ते रहे हैं। अब क्या है, इंडिया की 2014 तक ना हर एक कंट्री की इंडिया की एक पॉलिसी होती है जिसको हम लोग कहते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। ओवरऑल जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है ना, उसका नाम तो है नैम, कि इंडिया कभी भी लक्ष्मण रेखा लांघेगा नहीं और किसी कंट्री के अलायंसेस को ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी एक इंडिविजुअल पॉलिसी भी होती है जो इंडिया जो है निभाता है हर एक कंट्री के साथ। तुम्हें पता है, जानकर तुम्हें ताजुब होगा कि इंडिया ने कुछ कुछ दफ्तर खोल रखे हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर। इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा, और नॉर्थ कोरिया से इंडिया के कैसे ट्रेडिंग रिलेशन है इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा। इसकी बातें करना अक्सर ना अखबार वाले शर्मा जाते हैं, लेकिन बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, कल को अगर आप आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बन जाओ और यहाँ पर पोस्टेड हो जाओ तो क्या चीज़ है। भारत ने ऐसे रिश्ते नहीं है कि एकदम से तोड़ दिए कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई तो ख़त्म ही कर डाले रिश्ते, ना ना, ऐसा नहीं होता। इंडिया जनरली जब रिश्तों को थोड़ा सा चिढ़ जाता है ना, और मतलब हर्ट हो जाता है अंदर से अच्छा खासा, तो इंडिया सबसे पहले सॉफ्ट रिलेशंस को टारगेट करता है। कोई भी डेवलपिंग कंट्री वैसे ऐसे ही करती है। जैसे चाइना के साथ जब लॉकडाउन में एक तो कोविड से हम जूझ रहे हैं, ऊपर से उसने अटैक कर दिया था, हमने सिर्फ टिकटॉक वगैरह इन ऐप्स वगैरह को बैन करा। कई लोग ये बोलते हैं, टीवी देखकर ये बातें करना बहुत आसान होती है कि सारे रिलेशन तोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं कर सकते। इसके पीछे बहुत सारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं। मैं आपको इतना बेहतरीन बना दूंगा इन जवाब देने में कि जैसे कई लोग पूछते हैं ना कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि ऐसा क्यों होता है, या फिर आंसर लिखने में आया कि कोई कंट्री के साथ अगर रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे तो ये जूता क्यों खाते जा रहा है रिलेशनशिप में, कि अगर इसको लग रहा है कि वन साइडेड लव है, ये सब कुछ ये चल रहा है, खत्म करो एक ही बार में, निकलो बाहर, ब्लॉक करो, नंबर चेंज करो, शहर चेंज, एरिया चेंज, फ़ोन चेंज, सिम चेंज। एकदम से क्यों नहीं, नहीं जी हम धीरे धीरे करके छोड़ेंगे, पहले मैं उसके पास मेरे 2 नंबर थे, मैं 1 नंबर चेंज करूँगा, अब मैं उसको टेलीग्राम से ब्लॉक करूँगा, व्हाट्सएप और इंस्टा से अभी तक नहीं करा है। ये धीरे धीरे करके छोड़ने से ये ऐसे एकदम से नहीं छोड़ा जाता किसी कंट्री को, इसके पीछे बहुत सारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो बांग्लादेश जो है वो नहीं, इंडिया जो है शुरू में जैसे मैंने बताया हर एक इंडिविजुअल कंट्री के साथ अपनी एक फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करके रखता है। तो बांग्लादेश के साथ इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी शुरू में, वो थी लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से, कि मतलब हम लोग ईस्टर्न साइड मतलब बांग्लादेश पे ध्यान देंगे क्योंकि वो हमारा नेबर है। यहाँ पर देखो, अरे यार, ये है इंडिया, और ईस्टर्न साइड अगर आप इसकी देखो, ये ईस्ट साइड हुई ना, अगर ये पूरा का पूरा इंडिया को अगर मैं ऐसे कर दूँ, रुकना, ये देखो ये इंडिया, तो इसकी ईस्टर्न साइड भी होगा ना बांग्लादेश, तो इसकी फॉरेन पॉलिसी का नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। बाद में इसका नाम इंडिया ने क्या कर दिया, जैसे ही मोदी जी आते हैं ना, तो मुझे याद है अच्छे से 2014 में द हिंदू में बहुत हाईलाइट हुआ था ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि अब हम लोग सिर्फ देखेंगे नहीं ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, स्पेशली बांग्लादेश वगैरह, अब हम उनके साथ मिलकर एक्ट भी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया, ईस्टर्न कंट्रीज़, मैंने सिर्फ बांग्लादेश तो नहीं बोला। तो यहाँ पर इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी की वजह से ये संकेत देना चाहता था कि जितने भी ईस्टर्न नेबर्स हमारे हैं, बांग्लादेश से उनकी शुरुआत होती है, म्यांमार तक जाती है, और भी इसके आगे जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उन तक हमारी पहुंच जाएगी। अब हम उनसे रिश्ते गहरे करेंगे, यानी कि ईस्टर्न साइड बांग्लादेश है, म्यांमार है, फिर यहाँ पर आपको पता ही है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आ जाती हैं। ये देखो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, बांग्लादेश, शुरुआत बांग्लादेश से, म्यांमार, उसके बाद ये सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान आपने पढ़ा ही होगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, कैम्बोडिया, थाईलैंड, लाओस, लाओपीडियार, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, फिलीपींस, ठीक है, इनके साथ भी इंडिया अपने रिश्ते मजबूत करेगा, ऐसा इंडिया ने बोला, ठीक है। कौन सी पॉलिसी में बोला, इस पॉलिसी का नाम था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पुराना नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। कब नाम चेंज हुआ, 2014 के अंदर, ठीक है। तो इंडिया ने क्या बोला कि बांग्लादेश के साथ कि अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हो गई, तो इंडिया ना अपने कॉपरेशन के एरियाज, यानी कि कॉपरेशन के टॉपिक्स को एक्सपेंड करेगा। तो इंडिया ने ये बोला कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर हम दोनों मिलकर काम करेंगे। 2015 में दोनों कंट्रीज़ ने आपस में
एनक्लेव्स एक्सचेंज करें, इसलिए मैंने शुरू में आपको 100th अमेंडमेंट एक्ट से टॉपिक से स्टार्ट करा, जिसका शैली ने बहुत बेहतरीन आंसर दिया, और एनक्लेव के बारे में मैंने आपको पूरी कहानी ये बता दी कि कैसे एक्सचेंज होते हैं। इसको समझने में वरना फिर दिक्कत आती समझ कशिश आप लोगों को सबको, है ना, कि एनक्लेव ये वाली लाइन एक्स्ट्रा क्यों लिखी हुई है, ये इसलिए लिखी हुई है। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि इसका रीज़न पूरे के पूरे अपने ग्रुप में सिर्फ तुम ही लोग जान पाओगे। 100th अमेंडमेंट एक्ट की कहानी भी मैंने इसी के साथ बता दी आपको, और इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन। एफर्ट्स इस चीज़ पे भी हैं कि ये दोनों कंट्रीज़ अपने कॉपरेशन के एरियाज़ को और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, और जो दोनों कंट्रीज़ को जो कॉमन थ्रेड्स हैं उससे दोनों कंट्रीज़ जो है अच्छे से रूबरू होना चाहती हैं, एंड दे आर सेंसिटिव टू ईच अदर्स नीड। इस पैराग्राफ के अंदर हमने कंप्लीट करा इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन, और इंडिया और पाकिस्तान का तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में।